नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी पर स्वागत है। तो आप सब अपना हाल चाल बताएं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप इस वैश्विक महामारी में आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए हाल चाल तो होता रहेगा और फिलहाल चैप्टर का हम लोग हाल चाल लेते हैं। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट भाई समाप्त कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम लोग चैप्टर 2 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और ऐसे ही रफ्तार रही तो हम लोग उम्मीद है कि दिसंबर या जनवरी तक सिलेबस को कवर कर लेंगे। चलिए, तो खैर बात की बात हुई, देखते हैं हम लोग क्या आज पढ़ते हैं। हम लोगों के चैप्टर का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। आप क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। यदि आप तैयार कर लेते तो सिलेबस भाई जल्दी से हम लोग खींच लेते, लेकिन खैर खींचने से होगा नहीं, पढ़ाना भी तो पड़ेगा। तो चलिए, फिर मैं 10th में भी बहुपद पढ़ाता हूँ। तो बहुपद जानने के लिए पहले आपको राशि जानना होगा। राशि, क्वांटिटी। और आप यदि साइंस पढ़े होंगे 9th का, 11th का, तो वहाँ पर भी मैंने राशि को परिभाषित किया है। 11th क्लास में भी, 9th में भी परिभाषित किया है। तो फिलहाल यहाँ पर भी 10th में जब आ गया है, इसकी ज़रूरत पड़ी है, तो यहाँ पे मैं परिभाषित कर देता हूँ। राशि किसे कहते हैं? तो जिसको हम माप सकते हैं, जिसका आंकिक मान होता है, अर्थात जिसको अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, जिसकी तुलना की जा सकती है, उसे हम लोग राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आयतन। आयतन को हम लोग माप सकते हैं कि नहीं? आयतन को हम लोग माप सकते हैं। किस में मापते हैं? मीटर क्यूब में, घन मीटर में, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में, घन सेंटीमीटर में। ये मात्रक होता है और भी मात्रक होता है। बल राशि है कि नहीं? बल राशि है, माप सकते हैं। बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। बल का आंकिक मान होता है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, अंकों में व्यक्त किया जाता है। क्षेत्रफल हुआ, कार्य हुआ, शक्ति हुआ, सामर्थ्य हुआ, दूरी हुआ, विस्थापन हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, आवेग हुआ, संवेग हुआ, ये सब क्या हैं? राशियां हैं। तो आपने समझा कि राशि क्या होती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राशि के प्रकार। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो राशियां तो 2 प्रकार की होती हैं, ये तो बात सही है, लेकिन किसके आधार पे 2 प्रकार की होती हैं? उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, मान परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, और दिशा और परिमाण के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है। तो विज्ञान में आप इसके बारे में पढ़े होंगे। उत्पत्ति के आधार पर क्या होती हैं? मूल राशियां। और दूसरी क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। ये विज्ञान में आप पढ़ते हैं। मान परिवर्तन के आधार पर चर और अचर, ये गणित में हम लोग पढ़ेंगे। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, यानी कि कांस्टेंट। दिशा और परिमाण के आधार पर, इसको भी हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। सदिश और अदिश। तो जब हम लोग गणित पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग गणित वाला ही पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग चर और अचर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि चर किसे कहेंगे, चर राशि क्या होती है और अचर राशि किसे क्या होती है। मान परिवर्तन के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती है, दिशा और परिमाण के आधार पर 2 प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। तो इसको विज्ञान में आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग गणित में पढ़ेंगे, तो हमें इसी का काम है, तो इसी को पढ़ते हैं। अच्छा है, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको दूसरी राशियों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता मूल राशियाँ कहते हैं। जो दूसरी राशियों से उत्पन्न हो सकती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। जिनमें केवल परिमाण होता है अदिश राशि और परिमाण और दिशा होता है वो क्या होती हैं सदिश राशि। अब हम लोग इधर आ जाते हैं अपने काम वाली चीज पर, चर और अचर। ये चर यानी कि वेरिएबल। चर क्या होते हैं, तो वे राशियां जो परिवर्तनशील होती है, अर्थात जो अपना मान बदलती रहती हैं, उस तरह की भौतिक राशियों को हम लोग चर राशियां कहते हैं। जैसे मान लीजिए समय है, समय एक चर राशि है, क्योंकि समय हर वक्त अपना मान क्या करता रहता है, बदलता रहता है, तो समय एक क्या है चर राशि है। कोई गाड़ी है जो अपनी स्पीड हर वक्त बदल रही है, तो उसकी जो चाल है वह क्या है चर राशि है। वैसे ही अचर, अचर यानी कि नॉन वेरिएबल, यानी वे भौतिक राशियां जो अपना मान नहीं बदलती रहती हैं, उन्हें हम अचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के सतह के लिए यह क्या होता है कांस्टेंट होता है। पृथ्वी के सतह पर इसका मान नहीं बदलता है, ध्रुवों की तरफ बदल जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए यदि पृथ्वी को समतल माना जाए तो इसका मान नहीं बदलता है। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण लेते हैं जी का मान। जी का मान नहीं बदलता है, जी का मान हमेशा क्या रहता है वहीं रहता है। तो यह कैपिटल जी जो है वह अचर है, स्मॉल जी क्या है ये भी अचर की तरह व्यवहार करेगा पृथ्वी के सतह के लिए। वैसे ही कोई गाड़ी है जो एक ही स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो उस गाड़ी की जो स्पीड है वह किसका काम करेगी अचर राशि का काम करेगी। सामान्यतया चर राशियों को हम लोग एक्स वाई जेड टी यस ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और अचर राशियों को ए बी सी डी इससे प्रदर्शित करते हैं। ऐसे चर राशियों को एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, सामान्यतया यस टी से प्रदर्शित करते हैं, और अचर राशियों को ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आप आगे पढ़ेंगे बीजी व्यंजक क्या होता है। बीजी व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो बीजी व्यंजक का मतलब यह होता है कि जब चर और अचर राशियों को संयोग कर दिया जाए, किसके द्वारा, तो जोड़ के द्वारा, प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा, सब्ट्रैक्शन के द्वारा, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो जो प्राप्त होता है उसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, चर और अचर राशियों के संयोजन को। तो संयोजन हम किसके सहायता से करेंगे, धन के द्वारा, ऋण के द्वारा, गुणे के द्वारा, भाग के द्वारा। तो जो चीज मिलेगा, संयोजन जो मिलेगा, उसे ही हम बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² + 4 √x + 5, ये क्या है, चर है, चर है, ये अचर है, अचर है। ये देखिए ये जोड़ा गया है, घटाया गया है, यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है। तो चर और अचरों का संयोजन किया गया है, तो यह क्या कहा जाएगा, बीजी व्यंजक कहा जाएगा। यह एक चर में बीजी व्यंजक है। जहां पर प्लस लगा रहेगा वहां पर एक पद होगा, तो एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। ऐसे ही ये 3/x² + 4xy + 5, ये भी बीजी व्यंजक है, चर है और अचर राशियों का संयोजन है। तो यह भी क्या है, अचर राशियां हैं। ये दो चर में बीजी व्यंजक है। कितने चर में बीजी व्यंजक है, दो
चर में बीजी व्यंजक है। तो बीजी व्यंजक में बस यही ध्यान देना है कि चर और अचर राशियों के संयोजन को ही हम बीजी व्यंजक कहते हैं। अब हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है वह पढ़ते हैं, बहुपद क्या होता है। बहुपद, पॉलिनोमियल। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है, चर राशि की जो घात है वह 0, 1, 2 ऐसे होनी चाहिए। चर राशि की घात जो होनी चाहिए वह पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। और जिस बीजी व्यंजक में चर राशि की घात पूर्ण संख्याएं होती हैं उस बीजी व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये 2x² + 5x - 6 यह बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर राशि का घात 2 है, यहाँ पे चर राशि का घात यहाँ पे चर राशि का घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 0 है। तो चर राशि का घात 0, 1, 2 इस तरह का है, पूर्ण संख्या है, तो यह बीजी व्यंजक कहा जाएगा। ये देखिए, क्या यह बीजी व्यंजक है? नहीं, बीजी व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है समझिए, ये +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यह बीजी व्यंजक नहीं कहा जाएगा। क्योंकि यक्स की घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस में आ गया है, यानी कि पूर्णांक हो गया है। तो पूर्ण संख्याएं होना चाहिए, घात जो होना चाहिए ऋणेतर पूर्णांक होना चाहिए, माने 0, 1, 2, 3 होना चाहिए। ऋणेतर पूर्णांक माने ऋण को छोड़कर बाकी पूर्णांक होना चाहिए, यानी ऋण को छोड़ दिया जाए तो 0 से पॉजिटिव। तो जब 0 और पॉजिटिव घात रहेगा तब बहुपद कहा जाएगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि घात क्या है? निगेटिव है। वैसे ही ये देखिए, ये बहुपद है कि नहीं? ये भी बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि करणी को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 छुपा होता है ना, तो यक्स का घात 1/2 हो जाएगा। देखना है क्या यह पूर्णांक है? ऋणेतर पूर्णांक है? नहीं, 1/2 पूर्णांक नहीं होता है, परिमेय संख्या होती है, तो यह अभी बहुपद नहीं है। तो बहुपद में ध्यान देना है कि बहुपद में ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या होती है? ऋणेतर पूर्णांक, यानी 0, 1, 2, 3 इस तरह की घात होती है, तब बहुपद कहते हैं। अब आ जाते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी बहुपद में जो चर राशि की अधिकतम घात होती है उस अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यह बहुपद है, इसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 10 है। तो बहुपद की जब अधिकतम घात 10 है, चर राशि की अधिकतम घात 10 है, तो यह 10 ही बहुपद की घात कहा जाएगा। तो बहुपद की घात क्या है? 10। तो बहुपद की घात से आप क्या समझते हैं? चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। बहुपद का पद, पद, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का पद क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है ना, तो किसी बहुपद का वह भाग जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग होता है उसे हम पद कहते हैं। किसी बहुपद का वह भाग जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग अलग होता है उसे हम बहुपद का पद कहते हैं। देखिए, ये बहुपद है, प्लस के द्वारा यह 1 है, यह है, माइनस के द्वारा यह है, तो 1 भाग 1 भाग 2 भाग, तो यह एक पद कहा जाएगा, यह पद, यह पद। ठीक है ना? तो इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो चलिए अब इसी पर हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ लेते हैं, और एक पढ़ लेते हैं बहुपद का मानक रूप पढ़ लेते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मानक रूप का मतलब क्या होता है कि किसी बहुपद को चर राशि की घात के बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए या घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है? किसी बहुपद को चर राशि के बढ़ते हुए घात के रूप में लिख दीजिए या घटते हुए घात के रूप में। जैसे देखिए यहाँ पे 5x के पावर 7 प्लस 6x के पावर 5 प्लस 7x के पावर 1 प्लस 8x के पावर 2 प्लस 7x के पावर 9 प्लस 7x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 4, ये है। अब कहा जाए कि मानक रूप में लिखिए, तो क्या करना है कि जो चर राशि का घात है उसको घटते क्रम में लिख दीजिए चाहे बढ़ते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखिए, ये 7 घात, पहले 9 घात लिखेंगे, घटते क्रम में लिख रहे हैं तो 7x के घात 9 ये हो गया। फिर इससे छोटा ये है 5x के घात 7, फिर इससे छोटा 5 है 6x के घात 4, फिर इससे छोटा 3x के पावर 4 है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इससे छोटा 4 के छोटा ये है, तो ये दोनों जुट जाएंगे, 8x स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10x स्क्वायर, 7x और 7x कितना हो जाएगा? 14x। तो ये मैंने घातों के घटते हुए क्रम में लिखा है, चाहे बढ़ते हुए क्रम में भी लिखा जा सकता है, वह क्या कहा जाएगा? मानक रूप कहा जाएगा। अब बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पद के आधार पर, और ये होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर क्या होता है? एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, चतुर्थ पदीय। ये घात के आधार पर क्या होता है? एक घातीय, एक घातीय को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। द्विघातीय, त्रिघातीय, उसके बाद क्या होता है? चतुर्थ घातीय। ऐसे ही बढ़ता जाएगा, पंचघातीय, ऐसे ही पंचपदीय, ऐसे तमाम नामकरण किया गया है। तो हमें पद के आधार पे तो नहीं पढ़ना है, जिसमें एक पद होगा एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 पद होगा द्विपदी कहेंगे, 3 पद होगा त्रिपदी कहेंगे, और ऐसा बहुपद जिसमें 4 पद होगा चतुर्थ पदी कहेंगे। वैसे ही यदि अधिकतम घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 होगा तो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घात 3 होगा तो त्रिघाती बहुपद, अधिकतम घात 4 होगा तो चतुर्थ घाती बहुपद हम कहेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो आपने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुपद का मान। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का मान का मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं। बहुपद को हम लोग किससे दिखाते हैं? px से, qx से। यदि x में रहेगा तो यहाँ पे x रहेगा, y में रहेगा तो y दिखाएंगे, z में रहेगा तो z से दिखाएंगे। px, qx, rx ऐसे दिखाते हैं, phi x, psi x, ईटा x ऐसे दिखाते हैं। x जिसमें बहुपद रहेगा वह नीचे ये यहाँ पे लिख देंगे x। जैसे मान लीजिए यही है 3z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3, यह z में बहुपद है तो इसको आप pz से दिखाइए, चाहे qz से दिखाइए, चाहे rz से दिखाइए, अच्छा है phi z से, चाहे psi z से दिखाइए। ऐसे दिखाया जाता है बहुपद को। अब बहुपद का मान का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कोई बहुपद है px,
बहुपद में यक्स बराबर ए रखने पर जो मान मिलता है वह यक्स बराबर ए पर बहुपद का मान कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाता है? मान कहलाता है। किसी बहुपद में यक्स के जगह पर कोई संख्या रखने पर जो वैल्यू मिलती है वह वैल्यू उस बहुपद का उस बिंदु पर मान कहलाता है। जैसे देख लीजिए, एक बहुपद है पी एक्स, ठीक है, 3x² + 5x - 4। हम कहें कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकालिए। बहुपद का मान निकालिए। दूसरा कहें कि P2 निकालिए। तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान, ये मतलब हुआ कि x के जगह पर 1 रख दीजिए। तो रखिए 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे 1 - 4, 3 हो जाएगा। ये 5 में से 4 जाएगा 1, 3 1 4। P2 का मतलब x के जगह पर 2 रख दीजिए, डायरेक्ट 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 - 4। देखिए 2 दूना के 4 थे 12, 5 दूना के 10 - 4, 12 10 22 में से 4 जाए 18। तो किसी बिंदु पर आपको बहुपद का मान निकालना है, बहुपद का मान निकालना है, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए कि उस बिंदु को उस बहुपद में रख दीजिए। अब बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है? बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक हम कहते किसे हैं ये समझ लेना है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है px, इसमें x बराबर a रखने पर px का मान 0 आ गया, अर्थात pa का मान 0 आ गया। तो जो x बराबर a है वह बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्या मैंने बताया? कोई बहुपद px है, x के जगह पर कोई संख्या a रखने पर यदि बहुपद का मान 0 हो जा रहा है तो जो x की वैल्यू है वह वैल्यू ही उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, द्विघाती बहुपद का अधिकतम 2 शून्यक होता है, त्रिघाती बहुपद का अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। तो जो शून्यकों की संख्या होती है वह उस बहुपद के घात के क्या होती है? बराबर होती है। जैसे देखिए 2x + 4 है, ये बहुपद है px, इसका शून्यक कितना होगा? तो इसमें बहुपद की घात 1 है ना, तो इसका 1 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 1 शून्यक होगा। अब आपसे पूछा जाएगा शून्यक क्या होगा, तो ये बताइए शून्यक क्या होगा? आप 9th में निकाल चुके हैं। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होगा? px की वैल्यू 0 होगी ना, तो इसको 0 कर दीजिए। 2x + 4 = 0। यह +4 है, उधर जाएगा -4, 2 गुणा में है भाग में, तो -4/2, 2 दूना के 4 -2, यानी x बराबर -2 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। कितने शून्यक है? 1 शून्यक है, क्योंकि रैखिक बहुपद है। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं शून्यक के लिए। मैं आपको एक बहुपद ये दे दिया py बराबर y² - 12y + 11, ये दे दिया। अधिकतम घात 2 है ना, तो इसका कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। चलिए तो देखते हैं क्या शून्यक होगा। py की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना, शून्यक का मतलब उस बहुपद का मान 0 होना चाहिए। निकाल लीजिए, y² - 12y + 11 = 0। गुणनखंड आप पढ़े होंगे तो लगा लेंगे। 11 1 12, तो y² - 11y - y + 11 = 0। तो y कॉमन हो गया, तो y - 11, -1 कॉमन हो गया, y - 11 = 0। तो y - 1 मिला और y - 11 मिला।
तो यहाँ से y की वैल्यू 1 मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी 11। जल्दी जल्दी हल किया हूँ, आगे मैं आराम से हल करूँगा। तो आप ये समझ लीजिए कि y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 11, यह इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 2, जो इस बहुपद के घात के क्या है, बराबर है। तो आपने ये समझा कि बहुपद के शून्यक कितने होते हैं और कैसे निकालते हैं। अब आप पढ़ लेते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यह हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कोई बहुपद है px, इसको y मान लीजिए, ठीक है। अब इस px का आप ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए। x अक्ष मानते हैं, y अक्ष। इधर हम क्या दिखाएंगे, x दिखाएंगे, ठीक है ना, ये x दिखाएंगे। इधर हम y दिखाएंगे, माने px दिखाएंगे, ठीक है ना। तो बहुपद के शून्यक का मतलब ये होता है कि उस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जिन बिंदुओं पर काटता है, वह बिंदु ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। अर्थात कोई ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, अर्थात किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, उन बिंदुओं की संख्या उस बहुपद के शून्यकों की संख्या को बताती है। और उस बिंदु का निर्देशांक, जो उस बिंदु का जो निर्देशांक होता है, वह शून्यक को बताता है कि उसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये होता है कि किसी बहुपद का ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है, ठीक है, जितने बिंदुओं पर काटता है, बिंदुओं की संख्या बहुपद के शून्यकों की संख्या को बताती है। जितने बिंदुओं पर काटता है, बिंदुओं की जो संख्या होती है बहुपद के शून्यकों की संख्या को बताती है। और उन बिंदुओं का जो निर्देशांक होता है, उसमें जो कोटि होती है, भुज नहीं, कोटि, जो कोटि होती है वह तो 0 होगी, और जो भुज होगा वह बहुपद के शून्यक को बताएगा। तो जो कटान बिंदु का भुज होगा वह शून्यक को बताएगा, और कटान बिंदुओं की संख्या शून्यकों की संख्या को बताएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ बताया। जैसे एक बात और पढ़ लिया जाए, जैसे मान लीजिए यही है, आपसे पूछा जाए कि ये जो ग्राफ है, किसी रेखा का ग्राफ है, इसके कितने शून्यक है? तो एक बिंदु पर x अक्ष को काट रहा है ना, तो इसके कितने शून्यक है? 1 शून्यक है। जैसे यह कोई ग्राफ है, इसका कितना शून्यक है? 2 शून्यक है। क्यों? क्योंकि यह 2 बिंदु पर x अक्ष को काट रहा है। तो जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटता है, वही शून्यकों की क्या होती है? संख्या होती है। और जो कटान बिंदु का भुज होता है, वह भुज शून्यक को बताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो पुनः एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को आप सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। और आपको किसी भी सवाल में, किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। बस इतना ही। धन्यवाद।